हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉनटेक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑन जॉनटेक डिजिटल। सो अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एसएससी जेईई मेंस की जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है उस पेपर की अगर मैं बात करूँ तो उसका अपन डिस्कशन करने वाले हैं। और जो पेपर आपका हुआ था वो हुआ था आपका 29 को। कब हुआ था? 29 को। तो उसका कहीं ना कहीं अपन डिस्कशन करेंगे। डिस्कस करने में मेनली अगर मैं बात करूँगा तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है और आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना कम लिखा है या कितना ज़्यादा लिखा है, जितना रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए उसके कंपैरिजन में। ठीक है ना? बिल्कुल आपको ये काम करना है। तो अगर अपन बात करें, ये जो हमारे पास पेपर है इसमें जो पूछा गया है जो कि 29 को हुआ था, इस पेपर की अगर मैं बात करूं जो कि 29 को हुआ था जो कि 29 को पेपर हुआ है तो अगर इस पेपर की बात की जाए तो ये जो हमारे पास है यहाँ पे सॉइल प्लस ट्रांसपोर्टेशन प्लस एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये तीनों कहीं ना कहीं कंबाइंड होकर सब्जेक्ट एक पेपर है जो कि कहीं ना कहीं मेंस में टेस्ट सीरीज में किया है। ठीक है ना? बिल्कुल आया था। 2 आवर्स ड्यूरेशन है, आपको सबको पता ही है। ठीक है ना? मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँ, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का भी जो हमारे पास ए पार्ट है और उसका भी जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो है हमारे पास एक्सप्लेन द टर्म ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, हाउ इज इट अफेक्टेड बाई कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। तो आप लोगों से पूछा है कि उस टर्म को एक्सप्लेन कीजिए। टर्म को एक्सप्लेन करना है आपको, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, हाउ इज इट अफेक्टेड बाई कॉम्पैक्टिंग एफर्ट। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड इसी में पूछा है ए पार्ट में क्या, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फील्ड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं किसको, फील्ड कॉम्पैक्शन को। किसको? फील्ड कॉम्पैक्शन को। तो आपको इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो पहले आपको बताना था कि अगर मैं बात करूंगा कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, ठीक है ना, और उसके लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है वो आपको बताना है। फिर आपको कहीं ना कहीं ड्राई डेंसिटी और जो मॉइस्चर कंटेंट में हमारे पास रिलेशन होता है वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना था, ये वहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। फिर अगर अपन बात करें और किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मिल रहा है वो आपको यहाँ पे जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है ना, क्योंकि दो हमारे पास कहीं ना कहीं पॉइंट हैं, उन दोनों पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँगा कि कहाँ पे अगर मैं कॉम्पैक्ट एफर्ट ज़्यादा रखूँगा तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट मुझे कम रिक्वायर्ड होगा या फिर ज़्यादा, उसकी अपन ने मतलब यहाँ पे बात हुई है। ठीक है ना? तो ये आपको कहीं ना कहीं मेंशन करना था क्वेश्चन में। और प्योर सैंड वगैरह के केस में भी जो हमारे पास मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी या यूनिट वेट रहता है वो कहीं ना कहीं आप बता सकते हो यहाँ पे। फिर सेकंड जो हमारे पास फेज है, सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट का ही, ए का ही, वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं फील्ड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल को। तो वो हमारे पास वाटर कंटेंट अफेक्ट करता है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन अफेक्ट करता है, टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट करती है, थिकनेस ऑफ द लेयर अफेक्ट करती है, टाइप ऑफ रोलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो अफेक्ट करता है, नंबर ऑफ पासेस ऑफ द रोलर अफेक्ट करता है, और क्या अफेक्ट करता है सर, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ द ऑन द सॉइल। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। तो देखो अब उसने क्वेश्चन जो पूछा है कि द फैक्टर्स अफेक्टिंग द फील्ड कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल आर, तो इसने केवल ये पूछा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं इसमें एक्सप्लेन करने लग जाते हैं कि वाटर कंटेंट इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, लेकिन नहीं जब वहां पे वर्ड लगा हो कौन सा, एक्सप्लेन, कौन सा, एक्सप्लेन, तब तो आपको एक्सप्लेन करके आना है वहां पे, तब तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर वहां पे वर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं लगा हुआ, अगर वहाँ पे जो वर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं है और वो वर्ड जो हमारे पास है, अगर वो वर्ड जो हमारे पास है वो केवल है फाइंड या फिर व्हाट इज, ठीक है ना, इस तरीके से अगर वर्ड लिखे हुए हैं तो इसका मतलब केवल आपको नाम बताने वहाँ पे। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ना तो इससे ज़्यादा लिखना था ना ही इससे कम। बिल्कुल। सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है बी पार्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास यूजिंग टर्जागी थ्योरी फाइंड द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर ए स्क्वायर फुटिंग of 2 meter into 2 meter placed at a depth of 1.2 meter below the ground on a pure cohesive soil having density 18 kilonewton per meter cube। NC की वैल्यू जो दे रखी है 5.7 दे रखी है। यूज लोकल शेयर फेलियर कंडीशन, लोकल शेयर फेलियर की आपको कंडीशन चूज करनी है, और C की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 40 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? बिल्कुल। तो हमें पता है कि टर्जागी जो हैं उन्होंने क्या इक्वेशन दी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर ए स्क्वायर फुटिंग के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना हमारे पास, क्यू यू इक्वल टू 1.3 इंटू सी इंटू एन सी प्लस क्यू इंटू एन क्यू प्लस 0.4 इंटू बी इंटू गामा इंटू एन वाई। तो अगर मैं बात करूँगा अगर प्योरली कोहेसिव सॉइल है इसके केस में हमारे पास एन सी की वैल्यू 5.7 होती है, पता है हमें, एन क्यू की वैल्यू कितनी होती है 1 और एन वाई की वैल्यू कितनी होती है 0। लेकिन हम लोगों को दे रखा है बट फॉर लोकल शेयर फेलियर इन प्लेस ऑफ सी वी यूज सी एम। तो अगर लोकल शेयर फेलियर की अगर मैं बात करूँगा तो उसकी जगह सी की जगह क्या यूज़ करते हैं अपन, सी एम यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास कितना होता है 2c/3। ठीक है ना? बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूँगा
एंड इन प्लेस ऑफ एन सी एंड एन क्यू हम लोग यूज़ करते हैं एन सी डैश और एन क्यू डैश। तो वो सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करने के बाद आप क्या निकालोगे सर, क्यू यू निकालोगे। क्या निकालोगे, क्यू यू निकालोगे। तो आंसर आपका जो आएगा वो क्या कितना आएगा, 219.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सी पार्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास, ए रिटेनिंग वॉल विद ए स्मूथ वर्टिकल बैक इज 9 मीटर हाई एंड रिटेन्स ए 2 लेयर सैंड बैकफिल विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक हमारे पास रिटेनिंग वॉल है जिसकी अगर बैक की अगर अपन बात करेंगे तो वो स्मूथ है, 9 मीटर हाइट है उसकी, ठीक है ना, बिल्कुल। और 2 लेयर्स में ये सैंड को क्या कर रही है सर, रिटेन कर रही है। पहली लेयर की अगर बात करूँगा तो वो 0 से 3 मीटर डेप्थ के लिए है, दूसरी डेप्थ की अगर बात करूँगा तो वो है मेरे पास 3 से 9 मीटर डेप्थ के लिए। सी डैश की वैल्यू दोनों के लिए गिवन है 0 0, फाई की वैल्यू 30 पहली लेयर के लिए, दूसरी के लिए कितनी है 35 डिग्री, ठीक है ना। और गामा की अगर बात करूँगा तो पहले के लिए हमारे पास 18 है, दूसरे के लिए हमारे पास कितना है 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। शो द एक्टिव अर्थ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटरमाइन द टोटल एक्टिव thrust on the wall, full stop, assume that the water table is well below the base of the wall। कि वाटर टेबल जो हमारे पास है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से है बिलो द बेस ऑफ द वॉल, ठीक है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास लेयर 1 है, ये हमारे पास लेयर 2 है, पूरा का पूरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहले आपको निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का कोएफिशिएंट आपको निकालना है, K1 और K2 दोनों का एंगल अलग अलग दे रखा है इसीलिए। फिर हम लोग को पता है कि हमारे पास PA एक्टिव अर्थ प्रेशर का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PA इक्वल्स टू K इंटू सिग्मा जेड बार माइनस 2C इंटू अंडरवुड में K। और कोहेसिव हमारे पास कोहेजन लेस सॉइल है, इसका मतलब C इक्वल्स टू क्या हो गया 0, C इक्वल्स टू 0 जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PA इक्वल्स टू K इंटू सिग्मा जेड का बार या फिर K इंटू गामा इंटू जेड। ए की अगर बात करें, एक्टिव अर्थ प्रेशर की अगर बात करें, पहले अगर 0 to 3 मीटर जो हमारे पास है उसके लिए, तो एट पॉइंट ए पे हमारे पास जेड क्या है 0, उसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या निकाल लिया सर, PA निकाल लिया। क्या निकाल लिया, PA निकाल लिया जो कि 0 आ गया। फिर पॉइंट बी पे अपन ने प्रेशर निकाल लिया, एक्टिव अर्थ प्रेशर जो मेरे पास है। फिर मैंने दूसरी लेयर के लिए जो कि मेरे पास 3 से 9 मीटर के लिए है, उसके लिए अपन ने क्या निकाल लिया, पॉइंट बी पे प्रेशर निकाल लिया और पॉइंट सी पे क्या निकाल लिया, प्रेशर निकाल लिया। फिर अपन ने क्या कर दिया सर, यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास जिस तरीके से आया है ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, वो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को यहाँ पे शो कर दिया, इंडिकेट कर दिया। तो ये आपको कहीं ना कहीं करके आना था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन दूसरी चीज़ जो हम लोगों से पूछिए वो क्या पूछिए, टोटल एक्टिव थ्रस्ट ऑन द वॉल। तो हमें पता है कि टोटल एक्टिव थ्रस्ट जो हमारे पास फोर्स होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, तो उसकी अगर अपन बात करें तो वो कहीं ना कहीं CG पे एक्ट करेगा। तो दोनों की CG अपन ने निकाल ली, P1 और P2 प्रेशर अपन ने निकाल लिया। एक्टिव अर्थ प्रेशर जो हमारे पास होगा, जो कि ऊपर वाली लेयर पे और नीचे वाली लेयर पे जो एक्ट करेगा, तो ये कहीं ना कहीं समेशन होगा हमारे पास P1 प्लस P2 इक्वल्स टू एक्टिव अर्थ प्रेशर होगा हमारे पास, वो निकाल लिया। ये हमारे पास CG निकाल ली, या लोकेशन ऑफ जो टोटल एक्टिव अर्थ प्रेशर हमारे पास थ्रस्ट कहाँ पे लगेगा वो निकाल लिया। ये आया हमारे पास 3.05 मीटर फ्रॉम द बेस, 0.35 मीटर फ्रॉम द बेस। तो अगर अपन बात करें, ये अपन ने निकाल लिया कहाँ पे कितनी लोकेशन पे लगेगा और कितना लगेगा वो भी अपन ने फाइंड आउट कर लिया। तो अगर आपका एक्टिव अर्थ प्रेशर आपके पास 212.364 किलो न्यूटन पर मीटर और कितनी लोकेशन पे, लोकेशन 3.05 मीटर फ्रॉम द बेस अगर आ रही है तो आपका क्वेश्चन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास है वो है हमारे पास इसी का पार्ट डी क्या बोलता है हम लोग को, अर्थ इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम बोरो पिट्स फॉर बिल्डिंग एन एम्बैंकमेंट ऑफ हाइट 6 मीटर, टॉप विड्थ 2 मीटर एंड साइड स्लोप 1:1, फुल स्टॉप। द यूनिट वेट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड soil in wet condition is 18 kilonewton per meter cube and its natural water content is 8%, ठीक है, full stop। the dry density required in the embankment is 20 kilonewton per meter cube with a water content of 10%, full stop। the specific gravity of soil solids is 2.70, full stop। estimate the quantity of earth required to be excavated in the borough area to construct in 1 meter length of the embankment if the each truck has a capacity of 80 kilonewton per trip, then what is the number of truck loads required per meter length of the embankment, what are the values of porosity and degree of saturation on the embankment। तो सारी की सारी चीज़ें पूछी आप लोगों से यहाँ पे।
पहले आप लोगों ने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाया कि कितना अपन ने फिलिंग वगैरह, हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है अपन को, ठीक है ना, बिल्कुल। जो हमारे पास अर्थ मटेरियल है उसको क्या क्या सॉरी, उसको कहाँ से मिट्टी अपन को कहाँ पे लेनी है और कितना अपन को कटिंग और फिलिंग करनी है, वो आपने डायग्राम बनाया। तो अगर अपन बात करें, वी विल यूज सब्सक्रिप्ट 1 फॉर बोरोपिट एंड 2 फॉर एम्बैंकमेंट रेस्पेक्टिवली। तो वन जो अपन ने बनाया वो किसके लिए बनाया सर? ये अपन ने बोरोपिट के लिए मान के चलना है, और एम्बैंकमेंट के लिए अपन कितना मान के चलना है सर? 2, ठीक है ना। चलिए, तो अगर अपन बात करें तो यहाँ से बल्क यूनिट वेट जो है 80 बोरोपिट का दे रखा है, कितना यूनिट वेट T1 दे रखा है। वाटर कंटेंट ऑफ बोरोपिट कितना दे रखा है? W1 दे रखा है आपको, गामा डी दे रखा है आपको, एम्बैंकमेंट सॉइल का आपको यूनिट वेट दे रखा है, W2 आपको दे रखा है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड आपको दे रखी है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट पर यूनिट लेंथ अगर निकालेंगे वो निकाल लिया आप लोगों ने। कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड्स इन 1 मीटर लेंथ ऑफ द एम्बैंकमेंट। तो इसकी अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? यूनिट वेट हमें पता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वो आपने निकाला। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आपके पास ये आ गया। फिर अगर मैं बात करूँ कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग क्वांटिटी ऑफ अर्थ टू बी एक्सकेवेटेड फ्रॉम द बोरोपिट बल्क यूनिट वेट ऑफ बोरोपिट सॉइल। तो यहाँ से आप लोगों ने क्या निकाला है वापस? ये आपके पास पता है आपको यूनिट वेट का जो फॉर्मूला होता है वो ये हमारे पास यूनिट वेट का फॉर्मूला है। यहाँ से आपने क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉइल। क्या निकाल लिया? वॉल्यूम ऑफ सॉइल। फिर आपने W1 निकाला, ठीक है ना। कितने नंबर ऑफ ट्रक्स रिक्वायर्ड होंगे? टोटल हमारे पास इतना वेट है, और अगर अपन बात करें एक कितना लेके जाता है? 80। तो ट्रक कितने आ गए हमारे पास? 12.96, जो कि हम लोगों ने ले लिए लगभग 13 ट्रक, कितने? 13, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर अगर अपन बात करें तो वही कैलकुलेशन ऑफ पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है एम्बैंकमेंट के लिए, उसकी कैलकुलेशन की है। तो दोनों चीज़ यहाँ पे बता दी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी यहाँ पे निकाल लिया, और क्या निकाल लिया सर? पोरोसिटी भी यहाँ पे निकाल लिया। तो अगर आपका आंसर जो है इससे अगर मैच करता है तो इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है उसका जो ए पार्ट है उसकी अगर बात करें, ए 2 लेन हाईवे से है ये, ए 2 लेन अर्बन रोड विद 1 वे ट्रैफिक हैज़ ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 18 व्हीकल्स पर आवर फुल स्टॉप अंडर द जाम कंडीशन comma the average length occupied by the vehicles is 5 meter full stop. The speed versus density relationship is linear for a traffic volume of 1000 vehicles per hour. What is the density in vehicles per kilometer? कैपेसिटी पर लेन हमें पता है, टोटल जो हम लोगों को दे रखा है मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 1800। तो इसका मतलब एक लेन की कैपेसिटी कितनी होगी? 900 व्हीकल पर आवर। जाम डेंसिटी हमें पता है, जाम डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो हमारे पास क्या होती है सर? जाम डेंसिटी जो हमारे पास है 1 किलोमीटर जो हमारे पास लेंथ है उसमें अगर मैं बात करूं, और औसत जो हमारे पास लंबाई दे रखी है, एवरेज लेंथ ऑफ द ऑक्यूपाइड बाय द व्हीकल कितनी है? 5 मीटर। इसका मतलब जाम डेंसिटी कितनी आ जाएगी मेरे पास? 1000/5, कितनी आ गई? 200 व्हीकल्स पर किलोमीटर। फिर अगर मैं बात करूँगा मैक्सिमम कैपेसिटी का, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? V × kg/4। यहाँ पे रखा, हम लोगों ने क्या निकाल लिया? वेलोसिटी। क्या निकाल ली? वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट कर ली। क्वेश्चन में जो गिवन है स्पीड वर्सेज, अगर अपन बात करें स्पीड वर्सेज डेंसिटी रिलेशनशिप कैसा है? लीनियर। कैसा है? लीनियर। इसका मतलब रिलेशन अपन यूज़ कर सकते हैं कौन सा? V इक्वल्स टू ग्रीन शील्ड का जो हमारे पास मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू VST ब्रैकेट में 1 - k/kj, ये अपन ने यूज़ किया। और हमें पता है कि Q इक्वल्स टू क्या होता है? V × k। सिंस ट्रैफिक वॉल्यूम जो हमारे पास रहेगा वो हमारे पास क्या रहता है? ट्रैफिक वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 1000 व्हीकल पर आवर ऑफ फॉर 2 वे लेन। तो इसका मतलब सिंगल लेन के लिए कितना हो जाएगा? 500 व्हीकल पर आवर। वो अपन ने यहाँ पे Q यहाँ पे पुट किया। Q यहाँ पे पुट करने के बाद वेलोसिटी हमारे पास है ये, यहाँ से अपन ने क्या निकाल लिया सर? K। क्या निकाल लिया? K। कि सिंगल लेन की अगर मैं बात करूँ तो कितनी डेंसिटी वहाँ पे है वो मैंने निकाल लिया एक्चुअल में। तो 2 लेन की अगर मैं बात करूँ, अर्बन रोड के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब 2 लेन में हमारे पास डेंसिटी जो रहेगी वो कितनी रहेगी सर? 67 व्हीकल पर किलोमीटर। अगर आपका आंसर ये आ रहा है तो बिल्कुल सही है। सेकंड अगर मैं बात करूँ तो सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास डिस्कस द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड द मेजर फॉल्ट्स अकरिंग इन वाटर बाउंड मैकेडम एंड सरफेस ट्रीटेड एस्फॉल्ट रोड इन इंडिया। तो आप लोगों को ये बताना है कि कौन कौन से हमारे पास मेजर फॉल्ट होते हैं किसमें? वाटर बाउंड मैकेडम में। किसमें? वाटर बाउंड मैकेडम में। और सरफेस ट्रीटेड मतलब एस्फॉल्ट जो रोड होते हैं उनमें। तो अब अपन बात करें कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं WBM में। सरफेस डिफेक्ट हो गया हमारे पास। सरफेस डिफेक्ट में अगर बात करें तो फैटी सरफेस कॉजेज क्या क्या कारण होते हैं, स्मूथ सरफेस क्या क्या कारण होते हैं, स्ट्रीकिंग क्या क्या कारण होते हैं, हंगरी सरफेस, ठीक है ना, क्या क्या कारण होते हैं, क्रैक्स हो गई,
हेयर लाइन क्रैक्स हो गई, अलाइनमेंट एलिगेटर क्रैक्स हो गई या मैप क्रैकिंग हो गई, क्या क्या कारण होते हैं वो भी आपने लिखना था। लॉन्गिट्यूडनल क्रैक्स हो गई, ठीक है ना, एज क्रैक्स हो गई, उसके बाद श्रिंकेज क्रैक्स हो गई, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्रैक्स हो गई, ठीक है। फिर डिसइंटीग्रेशन, ठीक है ना, डिसइंटीग्रेशन की अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिपिंग, ठीक है ना, क्या कॉज है उसका, रेवेलिंग, क्या कॉज है उसके, पॉट होल्स, क्या कॉज है उसके, एज ब्रेकिंग, क्या कॉज है उसके, लॉस ऑफ एग्रीगेट, डिफॉर्मेशन, स्लिपेज, रटिंग, ठीक है ना, कोरोगेशन, शॉविंग, शैलो डिप्रेशन, ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करनी थी, मेंशन करनी थी, क्या करनी थी, मेंशन करनी थी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ए ड्राइवर ट्रैवलिंग एट द स्पीड लिमिट ऑफ 50 kmph was cited for crossing an intersection. He claimed that the duration of the amber display was improper and consequently a dilemma zone existed at that location. Using the following data, determine whether the driver's claim was correct. आपको ये बताना है कि आप ये बताइए कि ड्राइवर जो बोल रहा है कि वो गलत है वो सही है या फिर नहीं है। एम्बर ड्यूरेशन जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 4.5 सेकंड। परसेप्शन रिएक्शन टाइम 1.5 सेकंड। कंफर्टेबल डीएक्सेलरेशन जो दे रखा है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार की लेंथ दे रखी है 4.6 मीटर और इंटरसेक्शन विड्थ जो दे रखी है वो 15 मीटर दे रखी है आप लोगों को, ठीक है। चलिए ये सारे के सारे गिवन डेटा हैं। तो अगर मैं बात करूँ ये हमारे पास अगर इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं है, ठीक है ना, इस इंटरसेक्शन को अगर ये पार करना चाह रहा है तो या तो केस होगा कि जैसे इसने कहीं ना कहीं लाइट देखी तो इसको पता चला कि लाइट जो है वो कितनी देर के लिए है सर, अम्बर ड्यूरेशन जो है वो 4.5 सेकंड के लिए, तो या तो इसका मन करेगा कि मैं इसको क्रॉस करके चला जाऊं या फिर इसका मन करेगा कि मैं रुक जाता हूं, मैं इतनी देर में क्रॉस नहीं कर पाऊंगा, इतनी देर में मैं क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। तो अगर मैं बात करूँ वैन व्हीकल रीचेज एट सेक्शन ए, तो यहाँ पे जैसे ही व्हीकल हमारे पास पहुँचेगा उसको दिखाई देता है कि लाइट जो है वो कैसी है, एम्बर लाइट है। हियर टू सिचुएशंस आर पॉसिबल, या तो वो डिसाइड करेगा कि मुझे इंटरसेक्शन को क्या करना है, क्रॉस करना है। तो अगर वो इंटरसेक्शन को अगर वो क्रॉस करना चाहेगा तो उसको क्या क्या कहीं ना कहीं कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और इसकी खुद की डिस्टेंस, क्योंकि व्हीकल क्रॉस करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे बाहर निकल जाना चाहिए। इसका मतलब 4.6 मीटर जो है वो इसकी खुद की डिस्टेंस है, तो इतनी डिस्टेंस को इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड बराबर एस एस डी प्लस 15 प्लस 4.6, तो एस एस डी जो हो जाएगी हमारे पास वो क्या होती है, हमारे पास लेग डिस्टेंस प्लस ब्रेक डिस्टेंस। वहाँ से आपने एस एस डी निकाला, टोटल डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितनी हो जाएगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस प्लस 15 प्लस 4.6, इसका मतलब इतनी डिस्टेंस उसको कवर करनी थी, ठीक है ना, बिल्कुल। इस डिस्टेंस को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब टाइम जो रिक्वायर्ड होगा इस डिस्टेंस को कवर करने में, टोटल डिस्टेंस उसको इतनी कवर करनी है, स्पीड इतनी है, इसका मतलब टाइम कितना लगा 5.23 सेकंड, लेकिन टाइम कितना दे रखा है, एम्बर टाइम 4.5 सेकंड, इसका मतलब ये जो टाइम है वो क्रॉस उसको नहीं कर पाएगा, बिल्कुल। अगर वो उसको क्या करता है, अगर वो ये डिसाइड करता है कि मुझे व्हीकल को क्या करना है, स्टॉप करना है, तो टाइम टेकन टू स्टॉप द व्हीकल आफ्टर साइटिंग द अम्बर लाइट, जब उसने अम्बर लाइट को देखा है तो उसको कितनी देर में समझ में आएगा कि व्हीकल को मुझे रोकना है। एक तो रिएक्शन टाइम होगा, क्या होगा सर, रिएक्शन टाइम। तो रिएक्शन टाइम यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर मैं बात करूँगा अम्बर लाइट के लिए, तो रिएक्शन टाइम कितना होगा हमारे पास 1.5, कितना होगा 1.5 प्लस टाइम टेकन टू स्टॉप द व्हीकल आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, उसने ब्रेक, एक तो रिएक्शन मतलब माइंड में जब तक आया कि मुझे ब्रेक लगानी है तब तक कितना टाइम कंज्यूम हो चुका 1.5 सेकंड, प्लस फिर उसने ब्रेक अप्लाई की लेकिन तुरंत की तुरंत तो गाड़ी रुकेगी नहीं, आगे भी चलती जाएगी, तो वो टाइम जो रिक्वायर्ड हुआ है ब्रेक लगाने के बाद जब मेरी गाड़ी रुकी है तो वो कितना हो जाएगा टाइम, वो हो जाएगा हमारे पास टाइम कहीं ना कहीं ये टाइम जो हमारे पास हो जाएगा, ये टाइम हमारे पास हो जाएगा कहीं ना कहीं कितना, ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब मुझे टाइम निकालना है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, x, मुझे क्या निकालना है टाइम, x अपॉन v, क्या हो जाएगा x अपॉन v। तो उस तरीके से यहाँ पे क्या निकाल लिया टाइम, जो कि कितना आ रहा है सर, अगर वो व्हीकल को स्टॉप भी करेगा तब भी वो कहीं ना कहीं 4.5 सेकंड से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसीलिए इन बोथ द सिचुएशन द रिक्वायर्ड ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन द प्रोवाइडेड अम्बर ड्यूरेशन, हेंस ड्राइवर्स क्लेम इज करेक्ट। तो ड्राइवर का क्लेम क्या है, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, कैलकुलेट द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ 50 kmph फॉर 2-way ट्रैफिक ऑन 2-lane रोड, 2-way ट्रैफिक ऑन सिंगल लेन रोड। फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो दे रखा है वो 0.37 दे रखा है,
रिएक्शन टाइम जो दे रखा है ड्राइवर का वो 2.5 सेकंड दे रखा है, ठीक है। स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें पता है, लेग डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है, वहाँ से ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वैल्यू रख के वहाँ पे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हमारे पास आ गई, वो कितनी आ गई 61.4 मीटर। अब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है उसकी अगर अपन बात करें, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो हमारे पास होती है इसकी अगर अपन बात करेंगे KMPS से भी यहाँ पे निकाली तब भी कितनी आई 61.4। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस 2 वे ट्रैफिक और 2 लेन है तो इसका मतलब वो SSD के बराबर रहेगी। लेकिन अगर मैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँगा 2 वे ट्रैफिक विद सिंगल लेन, इसका मतलब वो 2 टाइम्स हो जाती है SSD की, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कितना 122.8 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो हमारे पास है, इसकी अगर मैं बात करूँ, इसका ए, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट एनालिसिस। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि रेट एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं। तो रेट एनालिसिस को अगर मैं बात करूं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, द रेट ऑफ पर्टिकुलर आइटम वर्क डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क कैसा है, मटेरियल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, प्रोपोर्शन कैसा है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कैसा है, कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन मेथड कैसा है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल एंड अदर कॉस्ट, इन सब चीज़ों पे, कॉस्ट ऑफ द लेबर, वेजेस क्या है उनके, लोकेशन ऑफ द साइट, कहाँ पे साइट है, डिस्टेंसेस कितनी दूर है वो, ओवरहेड और स्टैब्लिशमेंट चार्जेस ऑफ प्रॉफिट और डिजायर, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, डिपेंड करती हैं किस पे सर, एनालिसिस ऑफ रेट पे या रेट एनालिसिस पे। सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है उसकी अगर अपन बात करें, ए बिल्डिंग फैचेस ए नेट इनकम ऑफ 60,000 पर एनम फॉर द नेक्स्ट 60 years, full stop, what is the value of the property assuming that the landlord desires a return of 8% on capital and sinking fund to be replaced, capital is also to be accumulated as 8%। तो अगर इसकी अगर अपन बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो हमारे पास है सिंकिंग फंड का वो हमारे पास कितना है सर, 8% दे रखा है। हमें पता है सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट जो होता है IC बराबर वो होता है I/1 + I⁻n-1। सिंकिंग फंड का इंटरेस्ट यहाँ पे रखा हमारे पास, सिंकिंग फंड कॉफिशिएंट कितना आ गया 0.008। ईयर्स परचेज हमें पता है कितना होता है, ईयर्स परचेज 1/I + IC, दोनों चीज़ें यहाँ पे रखी और हमारे पास क्या निकाल लिया अपन ने, ईयर्स परचेज। तो वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होती है, नेट जो हमारे पास इनकम है उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किससे, उसको अगर मैं ईयर्स परचेज से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी सर, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो क्या आ रही है हमारे पास 198,080, ठीक है। अलग अलग नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कौन कौन सी, सालवेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू क्या होती है, ईजमेंट क्या होता है, एन्युटी क्या होती है, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो सालवेज वैल्यू की डेफिनेशन आपको लिखनी थी, स्क्रैप वैल्यू की, बुक वैल्यू की, ईजमेंट्स की, एन्युटी की, ठीक है ना, ये सारी की सारी डेफिनेशन आपको लिखनी थी। और अगर मैं एन्युटी में बात करूँगा तो आप सिंकिंग फंड का फॉर्मूला भी लिख के आ सकते थे, अमाउंट ऑफ एन्युटी आफ्टर n ईयर्स, ठीक है ना, बिल्कुल एन्युटी का फॉर्मूला, सॉरी। डी की अगर मैं बात करूँगा तो डी है हमारे पास क्या, डी है हमारे पास एन ऑफिस बिल्डिंग हैविंग ए प्लेंथ एरिया ऑफ 400 स्क्वायर मीटर was constructed at the cost of 12250 per square meter. The building is 2-story RCC structure on a 800 square meter plot. Full stop. The cost of land is 4 lakh. The office complex is given on a monthly rental of 50,000. Life of the structure may be taken to be 70 years. For sinking fund 6% compound interest is prescribed. Work out the capitalized value of the property on the basis of net yield 8% and other data may also be taken as follows, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो चार्ज है वो कितना है, 1 मंथ का रेंट, म्यूनसिपल एंड प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो कितना है 25% ऑफ एनुअल रिटेनेबल वैल्यू, इंश्योरेंस एंड अदर मिसलेनियस चार्जेस जो हैं वो 8% ऑफ द एनुअल रिटेनेबल वैल्यू है, ठीक है, बिल्कुल 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। एनुअल ग्रॉस रेंट जो हमारे पास है, देखो एक महीने का अगर बात करें 50,000 तो 1 साल का कितना हो जाएगा सर, ठीक है ना, 6 लाख रुपए। एनुअल अगर एक्सपेंडिचर की अगर बात करेंगे, एनुअल एक्सपेंडिचर आपने निकाल लिया, सिंकिंग फंड हमारे पास जो है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना, सिंकिंग फंड रिक्वायर्ड टू रिकवर द कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग वो आपने निकाल लिया। टोटल जो हमारे पास IC है उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई एन्युटी की। टोटल अगर मैं बात करूँ टोटल एन्युटी आउटगोइंग कितना है, टोटल एन्युटी आउटगोइंग कितना है, तो एक्सपेंडिचर मेरे पास कितना है इतना, और सिंकिंग फंड जो हम लोग साइड में रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं सर वो अपन इतना रख रहे हैं। तो टोटल एनुअल आउटगोइंग जो हो जाएगी हमारे पास इतना और इतना, मेरे पास कितना हो जाएगा 258125, ठीक है। नेट एनुअल
यील्ड कितना है, इतना तो मेरे पास आ रहा है और इतना उसमें जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गई मेरे पास, नेट यील्ड हो गई। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग जो मेरे पास हो जाएगी वो हो जाएगी नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेज। तो नेट इनकम मेरे पास ये होगी, ईयर्स परचेज ये हो गया मेरे पास। तो क्या निकाल ली, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, जो कि मेरे पास कहीं ना कहीं यहाँ से मेरे पास जो आ रही है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वो मेरे पास ये आ रही है, प्लस इसमें 40 जो 4 लाख है वो अपन ने ऐड किया, 4 लाख है वो अपन ने ऐड किया, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, आपको अपने क्वेश्चन जो हैं वो मैच करने हैं इनसे सॉल्यूशन से, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे मैं आपको बस ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपने कितना किया कितना नहीं किया, ठीक है ना। बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर वाटर प्रेशर इन द ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट, एक्सप्लेन पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर एज गिवन इन द AW स्कैम्पटन, ठीक है ना। बिल्कुल तो यहाँ पे आपको ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट के बारे में थ्योरी लिखनी थी, ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट के बारे में थ्योरी लिखनी थी, और उसके जो भी हमारे पास केसेस बनते हैं CD टेस्ट के, CU टेस्ट का, UU टेस्ट का, ठीक है ना, वो सारे के सारे आपको केसेस यहाँ पे लिखने थे। पोर वाटर प्रेशर पैरामीटर जो दिए थे स्कैम्पटन ने, वो अगर मैं बात करूँगा तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था, वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है ना। ट्राइएक्सियल टेस्ट की फर्स्ट स्टेज क्या होती है, ठीक है ना, सेकंड स्टेज क्या होती है, वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या करनी थी, एक्सप्लेन करनी थी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना। बिल्कुल क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। अगर 10 का होता तो कम भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी फिर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, ए सैंड डिपोजिट्स इज 10 मीटर थिक एंड ओवरलाइज a bed of soft clay, full stop. The groundwater table is 3 meter below the ground surface. If the sand above the ground water table has a degree of saturation of 45%, plot the diagram showing the variation of the total stress, pore water pressure and the effective stress. The void ratio of the sand is 0.70, take G equals to 2.65, ठीक है। पहले बल्क डेंसिटी निकाल ली बल्क डेंसिटी निकालने के बाद यूनिट वेट वगैरह निकाल लिया, ठीक है। सैचुरेटेड सॉइल जो हमारे पास है कितना दे रखा, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 दे रखा है। फिर हम ने डेंसिटी निकाली, यूनिट वेट निकाला, फिगर जो हमारे पास शो कर रहा है उसमें सेक्शन AA मेरे पास है, उस पर टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और नेट स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस निकाली, सेक्शन BB पे भी और कहाँ पे, सेक्शन CC पर, तीनों पे मैंने निकाली है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस का हम लोगों ने क्या बनाया सर, डायग्राम बनाया। अगर आपका जो क्वेश्चन है वो इससे मैच करता है तो आपको पूरे मार्क्स मिलने चाहिए थे, ठीक है। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वो है हमारे पास, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड बैलास्ट इन रेलवे इंजीनियरिंग, गुड बैलास्ट इन रेलवे इंजीनियरिंग प्लस क्वेश्चन मार्क, एक्सप्लेन हाउ द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेटेड। तो आपको ये बताना था कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड बैलास्ट इन रेलवे इंजीनियरिंग, अच्छे बैलास्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। पहले आपको ये बताना था बैलास्ट क्या काम करता है, बैलास्ट क्या होता है, फिर आपको बताना अच्छे बैलास्ट की रिक्वायरमेंट क्या होंगी, ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। फिर आपको बताना है मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, उसका डेरिवेशन आपको यहाँ पे करना है, उसका डेरिवेशन और डायग्राम बना के आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास कितना निकल के आता है मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलास्ट क्वेश्चन हमारे पास DB इक्वल्स टू S-W/2 ये निकल के आता है, ठीक है ना। बिल्कुल नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास, डिटरमाइन द कॉर्नर लोड स्ट्रेसेस फॉर ए सीमेंट कॉन्क्रीट पेमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कॉन्क्रीट जो हम लोग को दे रखी है वो इतनी दे रखी है, पॉइजन्स रेशियो जो दे रखा है वो इतना दे रखा है, थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट पेमेंट इतना दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड डायरेक्शन इतनी दे रखी है, व्हील लोड जो दे रखा है वो इतना दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लोडेड एरिया की वो इतनी दे रखी है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको क्या बताना है, कॉर्नर की डिटरमाइन द कॉर्नर लोड स्ट्रेसेस, कॉर्नर पे लोड की स्ट्रेसेस बतानी है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं। पहले आपने निकाल ली रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, जो कि हमें पता है फार्मूला क्या होता है, स्मॉल l इक्वल्स टू E इंटू HQ/12K 1 माइनस म्यू का होल स्क्वायर की पावर 1/4, ये निकाल लिया आपने। और स्ट्रेस जो कॉर्नर होती है उसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, SC इक्वल्स टू 3P/H² ब्रैकेट में 1 माइनस ब्रैकेट में A√2/L की पावर 0.6। तो यहाँ से आपने ये भी स्ट्रेस भी निकाल ली, ठीक है ना। अगर ये आपका आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपका 20.03 kg/cm², अगर आपका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन 5th का A, हाउ द एवरेज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स इज डिटरमाइंड। तो अगर मैं बात करूँगा हाउ द एवरेज परमेबिलिटी ऑफ सॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए नंबर ऑफ लेयर्स इज डिटरमाइंड,
तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट परमेबिलिटी पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन, दो केस हमारे पास बनते हैं, आपको पता है, ठीक है ना, परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है ना। तो पैरेलल टू द बेडिंग प्लेन पहले ये केस ले लिया, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने टोटल डिस्चार्ज निकाला, जो कि समेशन होता है डिस्चार्ज थ्रू द ईच लेयर, वो निकाला आपने। वहाँ से आपने KH निकाला, ये आ गया हॉरिजॉन्टल लेयर, ठीक है ना। इक्विवेलेंट हॉरिजॉन्टल परमेबिलिटी हमारे पास वो निकाल लिया आपने, और कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट परमेबिलिटी परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, परपेंडिकुलर टू द बेडिंग प्लेन, और उसके अकॉर्डिंग भी आपने Q निकाला। और Q निकालने के बाद अगर मैं बात करूँगा तो Q निकालने के बाद अगर मैं बात करूँगा तो आपने क्या निकाल लिया यहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास इक्विवेलेंट वर्टिकल परमेबिलिटी कितनी होगी वो आपने निकाल ली, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी। आपको पता है दो केस हैं, डेरिवेशन होता है इसका बिल्कुल। तो डेरिवेशन पूछा था, अगर आप पूरा डेरिवेट करके आए तो डेरिवेशन में और न्यूमेरिकल में तो अगर आप सही करके आए तो वहाँ पे तो क्वेश्चन कटने के मतलब मार्क्स कटने के चांसेस ही नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँगा तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है ए स्पेसिमेन ऑफ फाइन ड्राई सैंड व्हेन सब्जेक्टेड टू ए ट्राई कंप्रेशन टेस्ट failed at a deviator stress of 400 kilonewton per meter square, full stop, it failed with a proportioned failure pronounced failure plane with an angle of 24 degree to the axis of the sample. Compute the lateral pressure to which the specimen would have been subjected. The specimen would have been subjected. ये मेरे पास एक्सिस ऑफ द सैंपल, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर अपन बात करें फेलियर प्लेन, नॉर्मल प्लेन, ये आपको डायग्राम कहीं ना कहीं शो करना था, ठीक है ना। बिल्कुल मोहर सर्कल जो हमारे पास होता है ट्राई एक्सियल टेस्ट के लिए, वो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, वो पूरा का पूरा आपको इंडिकेट करके आना है यहाँ पे इस तरीके से। फिर अगर अपन बात करेंगे तो हमारे पास जो डेविएटर स्ट्रेस जो हमारे पास होती है वो अपन को गिवन है, तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 ये अपन ने निकाला। फिर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से अपन ने निकाल लिया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3, और सॉल्विंग इक्वेशन, ये एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपन ने क्या निकाल लिया सर, सिग्मा 3, क्या निकाल लिया, सिग्मा 3। इसीलिए अगर हम बात करें तो लेटरल प्रेशर जो होगा जिस पे स्पेसिमेन सब्जेक्ट करेगा वो कितना है हमारे पास 98.895 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास एस्टिमेशन से एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ ब्रिक वर्क एंड प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इन ए वॉल 4 मीटर लॉन्ग, 3 मीटर हाई and 30 centimeter thick full stop. Calculate also the cost if the rate of the brickwork is rupees 32 per cubic meter and of plastering is rupees 8 per cubic square meter, ठीक है ना बिल्कुल। पहले तो कितनी ब्रिकवर्क की आपको क्वांटिटी है आपके पास, L इंटू बी इंटू एच, क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग दोनों फेस करने आपको 2 से मल्टीप्लाई किया, इतने में लेंथ में और ब्रेड्थ में आप करोगे, ठीक है ना। तो ये आपने इतना निकाल लिया, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास कितनी क्वांटिटी में प्लास्टरिंग करनी है, कॉस्ट ऑफ ब्रिक वर्क हमारे पास ये आ गई मल्टीप्लाई करने के बाद रेट से, और प्लास्टरिंग की हमारे पास कॉस्ट इतनी आ गई, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास ये आ गई, ठीक है बिल्कुल। चलिए तो आपके पास अगर टोटल कॉस्ट आ रही है 319.20 तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू लीड एंड लिफ्ट मीन इन अर्थवर्क एक्सकेवेशन। तो यहाँ पे आपको बस यही बताना था कि अर्थवर्क अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहाँ पे लिफ्ट क्या होता है और लीड क्या होता है, ये दोनों बतानी है, और कितना कितना अपन इनकी यूनिट लेके चलते हैं अलग अलग जगह पे वो आपको बतानी थी, ठीक है ना बिल्कुल। कितने कितने मीटर पे अपन लेके चलते हैं इसको, कितने कितनी यूनिट लेके चलते हैं वो आपको बतानी थी, और लिफ्ट और लीड क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है एक्सकेवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए पार्ट है हमारे पास, ए ट्रक विद CG एट x equals to 1.4 and y equals to 1.7 meter is traveling on curved road of radius 200 meter and super elevation is 0.05. Full stop. Determine the maximum safe speed to avoid both slipping and overturning. Assuming that the coefficient of side friction is 0.15, sketch and explain and drive the expression for the condition when overturning is likely to be happen. तो वही है ये क्वेश्चन में एक्स और वाई आप लोगों को दोनों दे रखें। जो डेरिवेशन होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक ग्रेडियंट है उस पर अगर व्हीकल मूव कर रहा है, और वहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कि ये हमारे पास किस तरीके से ना तो ओवरटर्न होना चाहिए ना ही हमारे पास क्या होना चाहिए, स्लिप होना चाहिए, स्किड होना चाहिए, तो उसके लिए पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करना था। यहाँ पे टू अवॉइड स्लिपिंग हमारे पास कौन से फोर्सेज जो हैं वो बैलेंस करने हैं, तो ये आपको पूरा का पूरा डेरिवेशन यहाँ पे करना था, ठीक है ना बिल्कुल। टू अवॉइड ओवरटर्निंग वो भी बैलेंस करना था, पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको करना है, और उसके बेसिस पे ही आप लोगों को क्या निकालना है सर, उसके बेसिस पे अगर आप लोगों को जो वैल्यूज़ दी हैं उससे क्या निकालना है, आपको स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 6 का बी,
ये हमारे पास कैलकुलेट द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक। डेटा जो गिवन है वो है ब्रॉड गेज की जो लेंथ दे रखी है 12.8 मीटर, वेट जो दे रखा है रेल का वो दे रखा है 44.7 kg पर मीटर, डेंसिटी फैक्टर जो दे रखा है वो x=4 दे रखा है। इसका मतलब द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वन ट्रैक आर कैलकुलेटेड एज। तो अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ रेल्स जो अपन निकालते हैं 1 किलोमीटर में, नंबर ऑफ रेल्स इन 1 किलोमीटर वो हो जाएगा अपने पास 1000 अपॉन एक रेल की जो हमारे पास लेंथ है मीटर में वो, ठीक है। हाँ, ब्रॉड गेज के लिए हमारे पास लेंथ होती है 12.8 मीटर, तो नंबर ऑफ रेल्स हमारे पास 1 किलोमीटर में कितनी निकल के आ जाएंगी नंबर ऑफ रेल्स हमारे पास 1 किलोमीटर में कितनी निकल के आ जाएंगी, नंबर ऑफ रेल्स पर किलोमीटर हमारे पास 157 निकल के आ गई। वेट ऑफ रेल, अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूंगा तो वेट ऑफ रेल जो हम निकालते हैं, कितने नंबर हैं रेल से वेट हमें निकालना है, इसका मतलब कितने नंबर ऑफ रेल हैं, एक रेल जो है उसकी लेंथ कितनी है इनटू वेट ऑफ वन रेल या वेट ऑफ रेल पर मीटर, वेट ऑफ रेल पर मीटर, ठीक है ना, अपॉन 1000, क्योंकि अपन निकालना चाह रहे हैं टन में, किसमें, टन में। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से हमारे पास जो आ जाएगा वेट आ जाएगा हमारे पास मैट्रिक टन में 90 मैट्रिक टन्स। फिर अगर मैं बात करूँ कितने नंबर ऑफ स्लीपर हैं, तो नंबर ऑफ स्लीपर अगर अपन निकालना चाहते हैं 1 किलोमीटर में तो हमारे पास हो जाएगा कितना 1/2 इंटू नंबर ऑफ रेल्स पर किलोमीटर इंटू n प्लस एक्स। यहाँ पे है मेरे पास n जो है नंबर ऑफ रेल इन 1 मीटर और x जो मेरे पास है वो डेंसिटी फैक्टर है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे वैल्यूज रखी अपन ने, नंबर ऑफ स्लीपर निकाल लिए 1 किलोमीटर के लिए। फिश प्लेट अपन कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिश प्लेट, नंबर ऑफ फिश प्लेट पर किलोमीटर ऑफ द ट्रैक जो कि हमारे पास होती है, जितनी हम लोग नंबर ऑफ रेल प्रोवाइड करते हैं 1 किलोमीटर में उसकी 2 टाइम्स, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगी। फिश बोल्ट कितने प्रोवाइड करने हैं, तो नंबर ऑफ फिश बोल्ट अगर मैं पर किलोमीटर की बात करूँगा तो फिश बोल्ट जो हमारे पास होते हैं जितनी नंबर ऑफ रेल होती है उसके होते हैं 4 टाइम्स, कितने 4 टाइम्स, ठीक है ना, बोल्ट जो अपन लगाते हैं। बियरिंग प्लेट्स कितनी अपन प्रोवाइड कराते हैं, तो नंबर ऑफ बियरिंग प्लेट्स पर किलोमीटर ऑफ द ट्रैक इज ईदर 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ स्लीपर पर किलोमीटर ऑफ द ट्रैक, तो दो गुना, और अगर अपन बात करेंगे तो 4 टाइम्स द नंबर ऑफ रेल पर किलोमीटर ऑफ द ट्रैक, ठीक है ना, बिल्कुल 2 और 4 गुना बियरिंग प्लेट अपन लगा सकते हैं दोनों साइड या फिर एक साइड। डॉग स्पाइक्स की अगर अपन बात करें तो फॉर टिम्बर स्लीपर के लिए अगर मैं बात करूँगा तो नंबर ऑफ डॉग स्पाइक्स जो अपन निकालते हैं 1 किलोमीटर ट्रैक के लिए वो होते हैं 4 टाइम्स द नंबर ऑफ स्लीपर पर किलोमीटर ऑफ द ट्रैक, ठीक है। फिर है क्वेश्चन आपका सी जो है इसका पार्ट वो है ब्रीफली एक्सप्लेन असेस्ड वैल्यू क्या होती है और सिंकिंग फंड क्या होता है, 10 नंबर का ये है। तो आपको बताना था कि असेस्ड वैल्यू होती क्या है, सिंकिंग फंड होता क्या है, दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों के यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं, और आप चाहो तो एग्जांपल भी यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना, एग्जांपल भी यहाँ पे दे सकते हो। सिंकिंग फंड का आप लोग फॉर्मूला लिख के आना ही आना है आपको, अच्छा इंपैक्ट जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। फिर अगर अपन बात करें डी जो इसका पार्ट है वो है डिफाइन एस्टिमेट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो अलग अलग टाइप के एस्टिमेट आपको बताने हैं। एस्टिमेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इसके क्या होते हैं, एस्टिमेट कितने तरीके के होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, प्लेन एरिया एस्टिमेट, क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट, डिटेल्ड और आइटम रेटेड एस्टिमेट, ठीक है ना, और रिवाइज्ड एस्टिमेट, ये सब जो है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट, ठीक है ना, बिल्कुल। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी थी क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है डिफाइन एस्टिमेट, एस्टिमेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या है एस्टिमेशन के, और ऑल्सो एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो यहाँ पे एक्सप्लेन बोल दिया, देखो इसने एक्सप्लेन बोल दिया, इसका मतलब आपको हेडिंग के अंदर की चीज़ें लिखनी है। अगर एक्सप्लेन नहीं बोलता, यहीं पे यहाँ पे बोलता ये फाइन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट, इसका मतलब केवल आपको टाइप्स ऑफ एस्टिमेट बताने हैं वहाँ पे कि इतने टाइप के एस्टिमेट होते हैं, उनको एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर था, ठीक है ना, बिल्कुल, जो कि 29 को हुआ था, तो ये पूरा का पूरा पेपर है। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे जस्ट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ कि आपको बस ये मैच करना है कि आपने कितना कंटेंट लिखा है और यहाँ पे कितना कंटेंट आपको प्रोवाइड करना था, अगर आपके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आपके जितने मार्क्स हैं, जितने मार्क्स के लिए वो असाइन हुआ है वो सही है या फिर नहीं है, ये काम था, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच।